व्यूअर्स, आई डॉक्टर SVK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं ADHD। तो इसका पूरा फॉर्म होता है टेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। सामान्यतया जो इसका उम्र है वो 3 साल से 12 साल तक अगर कोई बच्चा इसे सफ़र कर रहा है तो सामान्यतया यह वो 3 साल से की उम्र से शुरू करता है। कोई कोई केस में आप देखेंगे कि 2-2.5 साल के उम्र से भी सफ़र कर सकता है और 12 साल 11 साल या कभी कभी ये 17 वर्ष 18 वर्ष तक चलता है। उसके बाद फिर सब कुछ सामान्य हो जाता है। लेकिन कई एक मामले में आप देखेंगे कि जो युवा वर्ग के आदमी हैं, टीनेजर्स हैं, उसमें भी ये चलते रहता है। तो महत्वपूर्ण ये है कि अगर जब कभी भी कुछ एबनॉर्मलिटीज दिखे तुरंत इसका इलाज शुरू कर देना चाहिए, ताकि आगे जो संभावित खतरा है सफ़र करने की जो संभावना है वो कम हो जाए। क्योंकि यही जो ADHD है वो सिजोफ्रेनिया में या पागलपन में या डिप्रेशन में इस सब में भी परिणत हो जाता है, या फिर व्यवहार जो है वो बच्चों का आगे चल कर के परिमार्जित नहीं हो सकता है या हो पाता है। तो अगर हम इसके व्यवहार सबको देखें तो क्या सब व्यवहार होता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर यानी कि ADHD में। तो हम देखेंगे किसी भी चीज़ पर सही ढंग से ध्यान नहीं देना, किसी भी चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देना, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, तुरंत रिएक्शन देना, बहुत ज़्यादा क्रियाशील होना, फिर या हिंसात्मक होना, लात मारना, या मतलब किसी चीज़ से संतुष्ट नहीं होना, बहुत हमेशा जल्दीबाजी में रहना, चिल्लाना, ये सब लक्षण सब हो सकता है। लेकिन विडंबना यह है कि कई बार जो है हम बच्चों के सक्रियता को अति सक्रियता मान लेते हैं, हाइपर एक्टिविटी मान लेते हैं। तो ऐसा नहीं है। सबसे पहले ईमानदारी पूर्वक हमको जज करना है कि वेदर इट इज़ द केस ऑफ हाइपर एक्टिविटी और नॉट। In some cases we are seeing that the child is very normal, he is energetic, he wants to do something, he wants to maintain the behavior, he wants to learn, he wants to do according to his taste, according to his nature. But we considered this very case into ADHD, so it is not very justifiable thing. So it is not very justice for that kind of child who is not considered to be the case of ADHD. But whenever he is not matching with our nature, we are imagining that that very child is suffering from the ADHD. So this is not very fair way to judge. So at first we should जज दैट वेरी चाइल्ड वेरी ऑनेस्टली। तो बहुत ही ईमानदारी पूर्वक हमको जज करना चाहिए कि वो सिंपल जो बहुत ऊर्जावान बच्चा है, वो सक्रिय रहना चाहता है, सीखना चाहता है, खेलना चाहता है, तो उसको हम ADHD में कंसीडर नहीं करें। एक मैं घटना आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के पास एक पेरेंट्स अपने बच्चे को लेकर के आए और उनके साथ शिकायत करना चाह रहे थे कि ये बच्चा बहुत ही नटखट है, उछल कूद मचाते रहता है। तो देखे कि गुरुदेव एकदम ध्यान मुद्रा में है, एकदम उनको थोड़ा कोई चीज़ का जैसे शौक लगाया हुआ हो, बहुत ही गंभीर हो गए हैं और गाल पर ऐसे हाथ रखे हुए हैं। तो पेरेंट्स को उत्सुकता हुई कि गुरुदेव अभी ऐसी मुद्रा में क्यों हैं, तो जानना चाह रहे थे और गुरुदेव से पूछा। तो गुरुदेव ने कहा कि देख रहे हो ये बच्चा असमय में क्यों बूढ़ा हो गए, क्यों मैच्योर जैसा व्यवहार करते हैं, क्यों नहीं ये उछल कूद कर रहे। तो उनको जवाब मिला कि जिस चीज़ के लिए वो आए हैं वो बहुत नेचुरल चीज़ है और उसको लेकर के हमको बहुत सीरियस नहीं होना है। तो बहुत सारा सिंपल चीज़ है जिससे कि ये अगर मतलब बच्चा को बहुत आप नॉर्मल रख सकते हैं, ये बीमारी डेवलप नहीं होगा। उसमें कुछ आसन है, कुछ ध्यान है, कुछ स्टैचू गेम है। बच्चों को नेचर के साथ जोड़िए, क्योंकि हमारा जो शरीर है 5 तत्वों से बना हुआ है, क्षितिजल, पावक, गगन, समीरा। तो
जो हमारा शरीर है उसमें कोई खास एलिमेंट की कमी नहीं हो। बहुत सारे जो नेचुरोपैथी पर काम करने वाले हैं और माने साइकियाट्रिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, मेडिटेशन थेरेपी वाले हैं, योगा थेरेपी वाले हैं, तो उनका मानना है कि नहीं, ये बच्चों को मिट्टी में खेलने दीजिए, मॉर्निंग वॉक करवाइए, थोड़ा सा उनके साथ दौड़ लगाइए, उनको समय दीजिए, तो ये जो है ADHD डेवलप ही नहीं होगा। बच्चों को टाइम देना, बच्चों को नंगे घास पर चलाना, मिट्टी में खिलवाना, बच्चों के लिए घरौदा बनवाना। पुराने ज़माने में अभी भी कहीं कहीं देहाती इलाका में या शहर में भी चोर सिपाही का जो खेल होता है, ये सब ADHD या तो होने ही नहीं देगा, अगर हो गया है तो उससे उबरने में काफ़ी मदद मिलेगा। तो बच्चों के ऊर्जा को सही दिशा दीजिए। तो सही दिशा कैसे दे सकते हैं? तो उसको मॉर्निंग वॉक दे करके, या फिर जो बच्चों का गेम होता है, खो खो, कबड्डी, तैराकी, ये सब जो गेम है उसमें बच्चा का मेडिटेशन बनता है। चोर सिपाही गेम में क्या होता है, एक बच्चा चोर बना हुआ है, आँख बंद करके वो प्रतीक्षा कर रहा है और आदमी सब छिपे हुए हैं। तो ये सब चीज़ सब ADHD डेवलप नहीं होने देगा। उसके अलावा कुछ है कि बच्चों के पोषण पर ध्यान देना है, नींद पर ध्यान देना है, बच्चों को कब प्रशंसा करना है, कैसे उसके इमोशन आवेश पर नियंत्रण करना है, ये मॉनिटरिंग करना है कि स्कूल में उसका ख़राब प्रदर्शन तो नहीं है, कब वो अति सक्रिय है, कब वो अति चंचलता का शिकार हो गया है, या फिर वो कौन से कार्य से बचना चाहता है, या इन सब बातों को हम ध्यान देंगे। फिर ये भी देख सकते हैं कि बच्चों के माता पिता में तो चिल्लाने की आदत नहीं है, या फिर प्रेगनेंसी के दौरान जो स्ट्रेस से तो नहीं उसकी माँ गुजरी है, या प्रीमेच्योर बर्थ तो नहीं हुआ है, या डिफ़िकल्ट प्रेगनेंसी तो नहीं हुई है। ये बहुत सारा डायमेंशन है जिसमें हम विचार कर सकते हैं। और साइकोलॉजी की बात करें तो उसमें पेरेंटल काउंसलिंग होता है, बिहेवियर थेरेपी होता है, ग्रुप थेरेपी होता है। तो ये बहुत लंबा चौड़ा है पूरा। कई बार इस सबसे भी कोई मदद नहीं मिलती है। तो भोजन की बात करें तो ऐसा फास्ट फूड वगैरह सब नहीं देना चाहिए बच्चों को, और देखना चाहिए कि अगर वो सही में ADHD से गुजर रहा है तो नशा का शिकार नहीं हो जाए या एंटी सोशल नहीं हो जाए, इस पर ध्यान रखना है। अब हम चर्चा करेंगे कि जो चीज़ इतना बड़ा बड़ा थेरेपी, ये पेरेंटल काउंसलिंग, बिहेवियर थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ग्रुप थेरेपी, काउंसलिंग, ये सबसे जब नहीं हो पाता है उसको आप देखेंगे कि चुटकी में आप होम्योपैथी दवाई का प्रयोग करके उसको बहुत आराम से ठीक कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा है कि उसको आप डायग्नोसिस कीजिए कि कौन चीज़ से सफ़र कर रहा है। ऐसा नहीं है कि ADHD में एक ही लाइन में उसको आप परिभाषित कर दीजिए। ध्यान या एकाग्रता का अभाव है, या वो बच्चा अति सक्रिय है, एक जगह बैठ नहीं पा रहा है, या जब स्कूल जा रहा है तो क्लास में नहीं बैठ पा रहा है, या तुरंत रिएक्ट करता है, तुरंत उसको गुस्सा आ रहा है। तो ये सारी बातें हैं, इनमें से ध्यान देना चाहिए कि बच्चा कौन चीज़ से सफ़र कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम मेडिसिन का सिलेक्शन कर सकते हैं। अब जैसे इसमें बहुत ही जो कॉमन दवाई है बच्चों के लिए वो है बेलाडोना, हायोसाइमस, एस्ट्रामोनियम और वेरेट्रामिलिबम। ये बहुत कॉमन दवाई है। और अगर हम एडल्ट की बात करें तो एडल्ट के मामले में हम देखेंगे कि मैंने कैनैबस इंडिका, सिपिया, नक्स मोस्केटा जैसी दवाएं हैं। अगर एडल्ट में ये ADHD का शिकार है, दूसरे को नहीं सुनने वाला है, कंफ्यूज है, हमेशा अपने आप को एकदम नशा में अनुभव कर रहा है, कंफ्यूज रहता है, असंबद्ध व्यवहार करता है, किस बात पर कैसे रिएक्ट करना है ये नहीं उसको पता है या नहीं कर पा रहा है, एक काल्पनिक लोक में विचरने वाला आदमी, हमेशा ख्याली पुलाव बनाने वाला, असामाजिक टाइप का आदमी, कभी उसको ऐसा फील होता है कि उसका सर कभी बंद हो रहा है, खुल रहा है, फॉरगेटफुलनेस है, तो वही बात को तुरंत भूल जाता है। तो मेल मामले में अगर एडल्ट ADHD से सफ़र कर रहा है तो हम कैनैबस इंडिका बहुत अच्छी दवा है, उसको आप दे सकते हैं। और फीमेल के मामले में जब दूसरे से कोई मतलब नहीं हो, भुलक्कड़पन हो, रिलेशन को भी मेंटेन नहीं कर पा रहा हो, और मुंह उसका सूखा सूखा जैसा हो, बेतरतीब सब चीज़ रखा हुआ हो, तो फीमेल मामले में नक्स मोस्केटा बहुत अच्छी दवा है। और भी एक दवाई है सिपिया, जिसमें कि
महिला के मामले में फीमेल जो ADHD है उसमें बहुत प्रभावशाली दवाई है। उसमें भी एक विरक्त टाइप का, किसी से कोई मतलब नहीं और पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगना, मानसिक रूप से थका हुआ जब आदमी, अब शाम के बाद सुस्त अनुभव होना, इन लक्षणों में हम बहुत आराम से इसको दे सकते हैं। और अगर हम बच्चों की बात करें तो आप देखिए कि बच्चा बहुत माने गुस्सैल है, बहुत आक्रामक है, बहुत तमाचा मार देता है, नोच खसोट लेने वाला बच्चा है, या फिर दयालु भी है वो, और उसको रोशनी पसंद नहीं है, अंधेरे में सोना पसंद करता है, तो बेलाडोना का 200 पावर में आप 1-2 दिन दवाई दीजिए, 4-4 घंटा पर 2-3 खुराक, और उसके बाद प्रतीक्षा कीजिए। नहीं कि रूटीन दवाई दे रहे हैं। ये सब दवाई जो मेंटल ग्रुप का दवाई है, सही से विश्लेषण हो तो 1-2 खुराक में ठीक हो सकता है। उसी हिसाब से हम अगर हाइपोथैलेमस की बात करें तो इसका बच्चा हिंसक, निर्लज्ज, गुस्सा उसमें बहुत ज़्यादा होता है, कमजोरी होती है, और फिर वो चिल्लाने वाला, गाली बकने वाला, और नींद का अभाव होता है। और बहुत ही कॉमन दवाई एस्ट्रामोनियम, जिसमें कि बच्चा भयभीत होता है, उसको थूकने की प्रवृत्ति होती है और लात मारने की प्रवृत्ति होती है। तो ये बहुत ही कॉमन दवाई है, एस्ट्रामोनियम, बेलाडोना और हाइपोथैलेमस। और एक दवाई बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरेट्रम एल्बम। जब ये तीनों दवाइयों से भी आपको सफलता नहीं मिले तब वेरेट्रम एल्बम का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन मेरे अनुभव में एक आध बार मैंने देखा है कि अगर ओवर ड्रगिंग हो गया तो बहुत परेशानी हो जाती है, सारा लक्षण माने जाहिर होने लगेगा, आपको मैनिफेस्टेशन उसका होने लगेगा पेशेंट पर। तो उचित है कि किसी उचित जो कुशल जो चिकित्सक हैं उनके देख रेख में दवाई दें, सेल्फ मेडिकेशन से बचें। तो इस हिसाब से बहुत ही आराम से हम इसको सही कर सकते हैं। और भी कुछ मेडिसिन है, जैसे अर्जेंटम नाइट्रिकम है, वो भी कमाल का मेडिसिन है ADHD में, या मेंटली जो सफ़र कर रहे हैं उनमें जब पेशेंट बहुत जल्दीबाज नेचर का होता है, मीठा पसंद करने वाला होता है, मानसिक तनाव से गुजर रहा होता है, तो उसमें हम अर्जेंटम नाइट्रिकम देते हैं। इसके अलावा भी जैसे एनाकार्डियम है, कैमोमिला है, सीना, टेरेंटुला H, ये सभी बहुत अच्छी दवा है। तो उचित माने मार्गनिर्देशन में और डायग्नोसिस के साथ अगर इन दवाओं का हम उपयोग करते हैं तो बहुत अच्छी सफलता मिलती है। उसके अलावा एक कंपनी है रेक्विज, पूरी दुनिया में प्रसिद्ध कंपनी है, जर्मनी वाली कंपनी है, तो उसकी एक दवा है R54। तो जब आप कंफ्यूज हो जाएं कि मतलब कौन सी दवाई चलाएं नहीं चलाएं, ये सिम्टम्स क्लियर नहीं हो, कभी लगे कि लाइकोपोडियम का है, या कभी लगे बेराइटा कार्ब का है, या कालीफॉस का है, और जब जज नहीं कर पा रहे हों तो बहुत ही अच्छी दवा है R54। तो सिजोफ्रेनिया, पागलपन, ADHD, स्ट्रेस, चिड़चिड़ापन, मेमोरी लॉस, OSD, मानसिक थकान, इन सारे लक्षणों पर के लिए एक दवा है, उसको दिया जा सकता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि सेल्फ मेडिकेशन से दवा नहीं लें, किसी कुशल चिकित्सक जो होम्योपैथिक चिकित्सक है उसके निर्देशन में दवाई लें तो बहुत ही फ़ायदा हो सकता है। धन्यवाद।